तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। फरीदाबाद में एक जगह लगती है नहर पार, और इसी नहर पार में एक और इलाका लगता है हनुमान नगर, और वहीं पे एक पुलिस स्टेशन है। और इसी पुलिस स्टेशन में एक एएसआई साहब हैं जिनका नाम है साहुन खान, बेहद तेज तर्रार। किसी भी केस को बहुत ही चैलेंजिंग लेते हैं। अगर कोई केस उनके सामने आए और उन्हें लगे कि इस केस में कोई चीज़ छूट रही है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पुलिस की आंखों से दूर है, तो आमतौर पे जो पुलिस वाले होते हैं इसको इग्नोर करते हैं। कई बार वो चाहते हैं कि लाश अगर मिली है तो उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो जाए, कोई ज़्यादा सवाल ना हो, कोई बवाल ना हो, तो आराम की ज़िंदगी गुजरती रहे। लेकिन इसके विपरीत जो साहुन खान थे, बेहद तेज तर्रार, पूरे इलाके में उनका नाम भी था, बहुत अच्छी सर्विस थी उनकी। इसी दौरान 12 तारीख की बात है, पिछले महीने की, यानी 12 सितंबर साल 2024। 12 सितंबर साल 2024 को उनके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब एक लाश मिली है। सुबह सुबह ये फ़ोन आया, लगभग 8 या 9 बजे होंगे। फ़ौरन जो साहुन खान थे वो पूछते हैं कि भाई कहाँ। इस पे सामने वाला शख्स बताता है कि जो खेड़ी पुल है वहीं पे एक ऑटो है, और उसी ऑटो के अंदर एक शख्स, लगभग 30-32 साल उसकी उम्र होगी, पड़ा था। हम लोगों ने उसको हिलाने की कोशिश की, हमें लगा कि शायद शराब और आपके नशे में है। उसको बुलाया, लेकिन जब उसको ठीक से चेक किया तो पता चला कि उसकी सांसें टूट चुकी हैं और वो मर चुका है। अब ये बात जब साहुन खान सुनते हैं, सुनने के बाद फ़ौरन अपनी पूरी टीम लेके उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फ़ौरन पहले तो भीड़ लगी थी, उसको हटाते हैं, उसके बाद अच्छे से चेक करते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटो है, वही ऑटो जो अक्सर सड़कों पे दौड़ता रहता है। लोग किराए पे 100 रुपये 50 रुपये पे उसको लेके चलते हैं थोड़ी दूर तक। और जो शख्स उसमें पड़ा था, कदकाठी और सकल सूरत और कपड़े और पहनावे ओढ़ावे से लग रहा था कि शायद इसी ऑटो का ड्राइवर है। नई उम्र का लड़का, उम्र बा मुश्किल 30 साल। उसके बाद और अच्छे से जब चेक किया तो पता चला कि जो शख्स है, जिसकी लाश है, उसके गर्दन पे कुछ चोट के निशान है। यानी ये जो मामला है यहीं से कत्ल का लगने लगा। अब जैसे ही मामला कत्ल का लगा, फ़ौरन जो पुलिस वाले थे और हरकत में आते हैं। फ़ौरन पूरे ऑटो को अच्छे से चेक करते हैं, इधर पूरे इलाके की तलाशी लेते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भाई किसी ने कुछ देखा या फिर कोई कुछ जानता है या फिर किसी के पास कोई जानकारी है तो बताए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये मरने वाला शख्स कौन है, क्योंकि जो मरने वाला शख्स था उसके पास कोई चीज़ नहीं मिली, ना ही कोई आधार कार्ड मिला, ना ही कोई डॉक्यूमेंट मिला। हैरान परेशान पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे। इधर जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगले दिन रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस शख्स की हत्या की गई है। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखा, उन्हें लगा कि यार मामला हत्या का है, इधर लाश किसकी है ये भी नहीं पता। 12-14 घंटे गुजर चुके हैं, 72 घंटे बाद हमें अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। उन्होंने अब उस ऑटो के माध्यम से पता करना शुरू किया कि किसके नाम रजिस्टर्ड है, ये किसका है। तमाम लोकल लोगों की मदद ली। मेहनत जो थी वो रंग लाती है। अंत में पता चलता है कि जो ऑटो है वो किसी दिनेश नाम के शख्स का है। फ़ौरन पुलिस वाले 13 तारीख को दिनेश के घर जाते हैं। दिनेश के घर जाने के बाद जब आवाज़ लगाते हैं तो अंदर से दिनेश की एकदम नई उम्र की बीवी निकलती है। बामुश्किल 5-6 साल हुए होंगे शादी को, उम्र भी ज़्यादा नहीं लग रही थी, 25, 26 से 27 साल। पुलिस वाले जैसे तैसे करके हिम्मत करके उस महिला को बताते हैं कि आपके पति की मौत हो गई है, कायदे से कहें तो कत्ल हो गया है, लाश मिली है, पोस्टमार्टम हो गया है, आइए और बॉडी की शिनाख्त कीजिए और बॉडी ले जाइए। अब ये बात जैसे ही दिनेश की वाइफ सुनती है, सुनेगा तो वहीं गस खा के गिर जाती है बेहोश। अब पुलिस वाले फ़ौरन उसको उठाते हैं, पानी के छींटे मारते हैं, फिर उठती है, फिर बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे करके अड़ोसी पड़ोसी की मदद से उस लाश को शिनाख्ती करने के बाद परिवार वालों के हवाले किया गया। बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद अब पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ होनी थी कि आपको किसी पे डाउट है क्या, कोई ऐसा कर सकता है, आपको ऐसा लगता है। पुलिस वाले आते हैं दिनेश की वाइफ से पूछने कि आपको किसी पे डाउट है या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है। इधर पुलिस वाले पूछने आते हैं, जब तक घर पे पहुंचते हैं घर में एक और कांड हो जाता है। दरअसल लगातार दिनेश की वाइफ रो रही थी, लगातार अपने पति को याद कर रही थी।
इसी दौरान जब लाश का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी दौरान जो दिनेश की वाइफ थी उसने फांसी लगा ली। हालांकि अड़ोसी पड़ोसी फौरन देख लेते हैं, दरवाजे को तोड़ा जाता है, फंदे से उतारा जाता है, लेकिन तब तक कुछ मिनट गुजर चुके थे। तो हालत ऐसी थी कि दिनेश की वाइफ भी अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। पुलिस वाले जब ये बात सुनते उन्हें लगता है कि यार ये क्या, एक जान पहले जा चुकी थी, इधर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, पूछताछ करनी है। इधर एकमात्र शख्स जो बता सकता है कि कौन कर सकता है, चूंकि भाई पति का सबसे करीबी कोई होता है तो पत्नी होती है, अगर परिवार में कोई और नहीं है। तो फिर जब पत्नी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, पुलिस वालों की और धड़कनें बढ़ी। इधर चूंकि एक मामला यहाँ सेंटिमेंट का हो गया था कि पति के मरने के बाद पत्नी ने सुसाइड कर लिया, तो फौरन न्यूज़ को भी इस बारे में जानकारी हुई, न्यूज़ कवरेज मिलने लगी। पुलिस वालों को लगा कि यार और जल्दी अब काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रेशर बनेगा। धीरे धीरे पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि एक शख्स जिसका कत्ल हुआ उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, और पुलिस वाले अभी तक कातिल नहीं पकड़ पाए हैं। ऊपर से प्रेशर पड़ा, पुलिस वालों ने जांच पड़ताल और तेज की। लेकिन अब पहचान करें कैसे? बड़ी दिक्कत ये थी कि पत्नी से पूछना था। पत्नी की हालत ऐसी थी कि वो ना बोल पा रही, ना सुन पा रही, हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर खुद मना कर रहे हैं कि इस लड़की से कुछ कहना मत, चूंकि स्ट्रेस में होगी फिर ये मर सकती है। अब पुलिस वाले 1-2 दिन इंतजार करते हैं कि भाई उस महिला की हालत थोड़ी बहुत सुधरे तो हम कुछ पूछताछ करें, लेकिन हालत सुधर नहीं रही है। इधर पड़ोसियों से पूछा कि आप कुछ बता दीजिए, पड़ोसी कुछ मुंह खोलने को तैयार नहीं। सब कह रहे हैं कि भाई दिनेश बहुत अच्छा लड़का था, ऑटो चला के अपने परिवार का पेट पालता था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी। अब परिवार से कोई मदद मिल नहीं रही, इधर जो अड़ोसी पड़ोसी कुछ बताने को तैयार नहीं। क्राइम सीन पे कोई ऐसा सबूत मिला नहीं। जितने भी लोगों ने लाश देखी थी उन्होंने कोई संदिग्ध चीज या फिर कोई संदिग्ध इंसान वहां से भागते हुए देखा नहीं। जहां पे ये लाश मिली वहां कोई कैमरा वैमरा लगा नहीं था। तो फिर आखिर अब पहचान हो कैसे? पुलिस वाले अपने तरीके से पता कर रहे हैं, लेकिन करें क्या? क्योंकि किसी भी केस को सुलझाने के लिए कम से कम थोड़ी बहुत इनपुट मिले, थोड़ी बहुत जानकारी मिले, तो आने वाले टाइम में फिर पुलिस वाले तिल का ताड़ बनाए, लेकिन कम से कम तिल तो मिले। यहाँ अगर पत्नी से कुछ पूछें तो उसकी जान को खतरा, हॉस्पिटलाइज्ड है, पड़ोसी से कुछ जानकारी मिल नहीं रही, कोई ऐसा खास दोस्त मिला नहीं, तो फिर करें क्या? बहरहाल जांच पड़ताल होती रही, दिन आगे बढ़ता रहा। लगभग 10-12 दिन गुजर गए, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। पुलिस वाले अंधेरे में तीर चलाते रहे। इसी दौरान जब 10-15 दिन गुजर गए, एक चीज पुलिस वालों को याद आती है। दरअसल आमतौर पे कोई भी शख्स होता है आज के टाइम में, ऑटो चलाता है फिर कुछ करता है तो उसके पास एक फोन होता है। लेकिन जब दिनेश की लाश मिली थी तो दिनेश के पास फोन था नहीं। इधर जब पड़ोसियों से पूछा कि क्या दिनेश फोन यूज करता है, तब पड़ोसियों ने कहा कि हाँ दिनेश तो फ़ोन यूज करता है, उसके पास एक फ़ोन है, अच्छा खासा फ़ोन का शौकीन भी, मूवीज़ वगैरह उसमें देखता रहता है। अब पुलिस वालों के हाथ पांव फूले कि आखिर लाश मिली तो फ़ोन कहाँ है। फ़ौरन उस फ़ोन के बारे में पता करना शुरू किया, उस क्राइम सीन को अच्छे से चेक किया, उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश की तो वो तो मिला नहीं, चूँकि फ़ोन तब से बंद था। पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, कॉल डिटेल निकालो, शायद यहाँ से कुछ बात बन जाए। इसके बाद पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकालनी शुरू की। 50 ऐसे नंबर मिले जो 11 और 10 के बीच में बातचीत हुई थी। 50 नंबर का रिकॉर्ड निकाला, सबका एड्रेस निकाला और सबसे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से हो, किस टॉपिक पे बात किया था। सबको एक तरह से इंट्रोगेट किया कि आप बताओ आपका क्या मकसद था बात करने का। तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद, तमाम लोगों से पड़ताल करने के बाद आखिर में 7-8 ऐसे लोग थे जिनकी भूमिका थोड़ी बहुत संदिग्ध लगी। फिर ये हुआ कि अब इन 7-8 लोगों से भी पूछो। तो जब इन 7-8 लोगों से पूछा गया तो छटते छटाते 2-3 लोग आए, उनको फिर पुलिस वाले अपने साथ लेके जाते हैं, तबीयत से पूछताछ करते हैं, अच्छे से टटोलते हैं। 3 में से 2 को फिर क्लीन चिट मिलती है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके बारे में फिर पुलिस वालों को डाउट हुआ कि ये कुछ झूठ बोल रहा है। फिर उससे और तबीयत से जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में इधर उधर की कहानी वो बताता रहा, लेकिन अंत में वो टूटता है और टूटने के बाद पूरी कहानी सुनाता है। और फिर यहीं से पता चलता है कि आखिर एक बार आदमी अगर गलत कर दे तो उस गलत का खामियाजा क्या होता है, वो चाह कर भी नहीं उसको चेंज कर सकता और चाह कर भी नहीं सुधार सकता। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी समझ लीजिए। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है 7 साल पहले। 7 साल पहले एक 23 साल का लड़का जिसका नाम दिनेश था,
देखने सुनने में बेहद अच्छा, ना कोई नशा ना कोई अवगुण। हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था, रोजगार के कोई साधन नहीं थे, लेकिन मेहनत कश था, अपने परिवार को संभालने की तमाम कोशिशें करता था। उसकी शादी होती है, शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चलती है। पत्नी भी बहुत प्यार करती है, इधर पति भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। दोनों लोग की जोड़ी देखने के बाद तमाम लोग मिसालें देते थे कि आखिर जोड़ी हो तो ऐसी हो। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ा, 7 साल पहले शादी हुई, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा तो फिर आसपास के लोगों ने, परिवार वालों ने यह कहना शुरू किया कि भाई अब वंश आगे बढ़े, शादीशुदा जिंदगी मुकम्मल हो, आद औलाद हो। लेकिन इधर दिनेश और उनकी वाइफ चाहे जितनी डॉक्टर को दिखाएं, चाहे जो करें, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और इन दोनों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। लगातार इन्होंने अलग अलग डॉक्टरों से दवा ली, अलग अलग जगहों पे जाके मन्नतें मांगी, तमाम कोशिशें की, तमाम मिन्नतें की, तमाम दवाइयाँ करवाई, जितना इनके पास पैसा था जो ये कर सकते थे। लेकिन वो सुख जो पुत्र रत्न की प्राप्ति या फिर पुत्री धन का लाभ, ये हुआ नहीं। धीरे धीरे दोनों का मन टूटने लगा। 7 सालों तक लगातार इसी दर्द में जीते रहे, लगातार एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। लेकिन इधर एक पहलू और था कि जो दिनेश था, ऑटो चलाने के चक्कर में दिन भर घर से बाहर रहता था। तो एक तो गोद में कोई बच्चा नहीं, दूसरे समाज का ताना, सास ससुर का ताना, मायके का ताना, कहीं ना कहीं जो दिनेश की वाइफ थी वो टूटने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात पड़ोस के रहने वाले पंकज से होता है। पंकज से मुलाकात हुई, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, दोनों दोस्त बन गए और कहीं ना कहीं जो दिनेश की वाइफ है उस रास्ते पे चल पड़ती है जो शायद सही नहीं था। दिनेश की वाइफ पंकज के प्यार में पड़ जाती है, पंकज से लगातार बातचीत करती, उससे मिलती, उससे फिजिकल रिलेशन तक बनाती है। लेकिन इधर अब गांव का मामला था, कोई कुछ देखे, कोई कुछ दूसरों को बताए, तो कहीं ना कहीं से ये खबर उड़ती उड़ती दिनेश तक पहुंची कि भाई तुम्हारी जो वाइफ है किसी से रिलेशन में। दिनेश ने पूछा कौन, तो शुरुआत में तो किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे फिर नाम लिया। पता चला पड़ोस में रहने वाला पंकज। दिनेश अपने घर आता है, आने के बाद अपनी वाइफ को बहुत प्यार से समझाता है कि देखो ये जो कर रही हो ये गलत है, अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद समाज में हमारी बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी। कल को अगर हमारे बच्चे भी होते हैं तो लोग उन पे उंगली उठाएंगे कि किसका है, क्या है, तमाम तरह की लांछन। जब दिनेश की वाइफ ये बात सुनती है, सुनने के बाद उसे लग जाता है कि यार जो मेरा पति है वो सही कह रहा है, ये चीज़ें गलत है, मैं आकर्षित हुई ठीक है लेकिन अब बंद। उसके बाद दिनेश की वाइफ ने पंकज को मैसेज किया और कहा कि आज से मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब ये बात जब पंकज सुनता है, उसको कायदे से मानो काटो तो खून नहीं। उसको एक तरह से जुनून सवार था कि मुझे दिनेश की वाइफ से बात करना है, उससे रिलेशन रखना है। जब दिनेश की वाइफ ने बताया कि मेरे पति को पता चल गया और मैं इस रिश्ता को नहीं चला सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती, तब उसे लगा कि जब तक दिनेश है मेरा कुछ नहीं हो सकता और मेरे मार का असली कांटा दिनेश है, तो एक काम करो दिनेश को ही हटा दूँ। तो फिर कैसे? तब उसने प्लान बनाया कि दिनेश को मैं मार दूंगा और ऐसी सफाई से मारूंगा कि कहीं कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा, कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ूंगा, और चाहे जितना पुलिस वाले पड़ताल कर लें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लिहाजा फिर प्लान बनाने के साथ साथ अब वो दिनेश की रेकी करना शुरू करता है। सबसे पहले पता करता है कि दिनेश कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे उससे मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद 9 तारीख को यानी 9 सितंबर साल 2024 को दिनेश के फ़ोन पे वो फ़ोन करता है और उसका ऑटो बुक करता है। ऑटो बुक करने के बाद इधर उधर घूमता रहता है इस उम्मीद में कि कहीं कोई जगह मिल जाए तो वहाँ कत्ल कर दूँ। लेकिन दिनेश की किस्मत अच्छी थी कि 9 तारीख को चाहे जितना वो घूमता रहा कहीं कोई जगह नहीं मिली। 10 तारीख को फिर ऑटो बुक करता है। बुक करने के बाद 10 तारीख को फिर इधर उधर दौड़ता है, कभी कहीं और, कभी कहीं और, किसी और जगह। फिर चेक करता है, फिर कहीं जगह नहीं मिली, फिर प्लान कैंसिल। 11 तारीख को फिर से बुक करता है ऑटो। यही होता है कि किस्मत 2 बार बेचारे दिनेश को मौका दे रही थी, लेकिन आदमी को क्या पता कि कौन क्या प्लान बना रहा। 11 तारीख को फिर मौका मिलता है, फ़ोन करता है, ऑटो बुक करता है। बुक करने के बाद सुनसान इलाके खेड़ी पुल के पास जाता है और देखता है कि जब कोई नहीं देख रहा, अचानक से पीछे से हमला करता है, गर्दन पर रस्सी लगाता है, गला घोंट के कत्ल करता है। फ़ोन, आधार कार्ड, बाकी डॉक्यूमेंट लेके फरार हो जाता है और फिर उसे लगता है कि शायद अब कभी नहीं फंसूंगा। अब पुलिस वाले जब ये पूरी गुत्थी सुलझाते हैं, फिलहाल चार्जशीट वगैरह बन रही है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब दिनेश का कत्ल हुआ, शायद दिनेश की वाइफ को भनक लग गया था कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं, पंकज का हाथ है। लेकिन समाज का ताना और लाज इस कदर था कि वो महिला बेचारी किससे मुंह खुलती कि मेरे जो आशिक थे उसने कत्ल कर दिया और मेरे ये
फिसलने का या फिर मेरे बहकने का यह नतीजा है कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसी आत्मग्लानि की वजह से उस महिला ने फांसी लगाई। खैर, फिलहाल सरकमटेंशियल चीज़ें जो है यही कह रही। तो आप सोच के देखिए कि अगर आदमी एक बार गलत कदम उठा ले तो एक जान चली गई, खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस है, जांच पड़ताल करेगी और कहीं से अगर इसका भी एंगल निकल के सामने आए कि इस प्लान में ये भी शामिल थे तो फिर बात और आगे पीछे हो जाएगी, इसकी भी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में चलेगी। तो आप सोचिए, एक गलत कदम। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि हमारा एक गलत कदम किसी दूसरे की ज़िंदगी में दाखिल होना, गलत तरीके से दाखिल होना, इनलीगल रिलेशनशिप, इन सबको सीरियसली लेके बैठ जाना कहीं ना कहीं मित्र का कारण बनता है, चाहे हमारे सगे संबंधी का, चाहे हमारे द्वारा किसी का, या फिर हो सकता है हमारा खुद का। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।